महाराष्ट्र की राजनीति क्या वाकई एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है जहां किस राजनीतिक दल के हाथ में क्या आएगा, किसकी हथेली खाली रह जाएगी? वोटर यह भी सोच रहा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि 25 बरस में पहली बार एक ऐसा मौका आया है कि 4 राजनीतिक दल, चारों कद्दावर और चारों अलग अलग, और इस कद्दावर राजनीति के भीतर एक कद्दावर राजनेता नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज को जानने वाले, आज हमारे साथ है। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ये माना जाए महाराष्ट्र की राजनीति एक चौराहे पर है? चौराहे पर रही और एक रहा, उसमें ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि 5 है। पांचवा कौन है? कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना और एमएनएस भी है, राज ठाकरे। तो ये पंचरंगी मुकाबला होगा और स्वाभाविक रूप से 26-27% वोट जो मिलेंगे वो पार्टी चुनाव जीत जाएगी। आप एमएनएस को बहुत महत्व देते हैं। नहीं, कुछ तो सेक्शन में पिछले बार उनको भी जो वोट मिले थे, जैसे मुंबई और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, पूना डिस्ट्रिक्ट में, तो नेचुरली उनकी भी अपनी एक ताकत है। और यही आपकी ताकत है, आप नब्ज को पकड़ना जानते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी पर आज भी मैं आया हूं, सभा लेकर आया हूं, रात दिन घूम रहा हूं। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो प्रमोद महाजन अब रहे नहीं, गोपीनाथ मुंडे जी रहे नहीं, नितिन गडकरी जी दिल्ली में रहना चाहते हैं। ये बीजेपी के लिए अच्छी बात तो नहीं है? ऐसा देखिए कि राजनीतिक पार्टी ये चलती गाड़ी जैसी है। हर स्टेशन पर लोग उतरते हैं, लोग चढ़ते हैं और स्वाभाविक रूप से आपके रोल बदलते रहते हैं। एक समय मैं नागपुर में काम करता था तो नागपुर का जनरल सेक्रेटरी था, उसके पहले युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, फिर महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी बना, फिर मैं एमएलसी बना, फिर विधानसभा विधान परिषद में रहा, फिर मंत्री बना। तो क्या होता है, रोल बदलते रहते हैं और कभी कभी क्या होता है कि आदमी एक ही जगह जाना नहीं चाहता। मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता था, अब मैं गया हूं तो अब दिल्ली छोड़ने का मन नहीं, क्योंकि वैसे मैं राजनीति में कैलकुलेशन करके राजनीति मैंने कभी की नहीं। जो मुझे अच्छा लगा वहां मैं रह गया, जो नहीं लगा वो मैंने छोड़ दिया। तो अब मुझे क्या लगता है कि मैं उमा भारती जी के साथ गंगा का काम कर रहा हूं और मेरा दिल अब गंगा में चला गया है और मैं एक सपना देखता हूं कि अविरल निर्मल गंगा का, और उसमें उमा जी के साथ मुझे लगता है कि ये काम मेरे जीवन में मैं पूरा करूं। मैं इमोशनली उस काम से अटैच हुआ हूं। सियासत को साधने वाला शख्स संत बनना चाहता है। संत तो देखो, मैं आपको तो जो हूं वैसा हूं ना। मैंने कभी राजनीतिक जो टिपिकल पॉलिटिकल कैरेक्टर बोलते हैं वो तो मेरा नहीं है, पर इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरी हैसियत और औकात से बहुत ज्यादा दिया। आपको हम इंजन के तौर पर देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, जितना हम समझ पा रहे हैं। लोगों को याद है आपका वो दौर, इस 15 बरस के दौर में कुछ याद किसी को नहीं क्यों आता है? वो इंजन जो मेरा है वो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के पीछे पूरी ताकत से लगा हुआ है। आपको ताज्जुब होगा, अभी तक कैंपेन अनेक नेताओं ने शुरू भी नहीं किया, मैंने 26 से 27 सभाएं पूरी कर दी। रोज सुबह मैं हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से निकल जाता हूं और रात को 10-11 बजे तक वापस आता हूं और जी जान से भिड़ा हूं ताकि मेरे पार्टी को अच्छी सफलता महाराष्ट्र में मिले। और मेरे साथ काम करने वाले बहुत कद्दावर अच्छे कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र में, वो नेतृत्व करने के काबिल है, उनके पीछे मैं पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। तो निगाहों में कौन है, निशाने पर कौन है? देखो, निशाने पर कांग्रेस, एनसीपी है। मैं महाराष्ट्र का हूं, मराठी हूं, मराठी संस्कृति, मराठी इतिहास, मराठी विरासत मेरा एक अभिमान है महाराष्ट्र का। पर मुझे बड़ा दुख और दर्द होता है कि एक समय हमारी मुंबई देश का कमर्शियल कैपिटल, महाराष्ट्र देश में नंबर 1 का राज्य, 3 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ इरिगेशन पे खर्चा होने के बाद 0.01% सिंचाई हुई, ये महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट कहती है। यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरप्लस पावर स्टेट था, जो पावर बाकी राज्यों को देता था, अब पावर यहाँ लोड शेडिंग चल रहा है और महाराष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। और मेरा कुछ भी कहो, जो मैं आपको सच बताऊं, नागपुर के प्रति, विदर्भ के प्रति, महाराष्ट्र के प्रति मेरा अपना एक लगाव है और मैं महाराष्ट्र से पला हूं, बड़ा हूं। तो मुझे ये स्थितियां देखकर बड़ा खराब लगता है कि बहुत हालत खराब हो गई। इससे सुधारना चाहिए और इसलिए कांग्रेस और एनसीपी को हटाए बिना महाराष्ट्र की स्थिति नहीं सुधर सकेगी। ये सवाल हर जहन में आता है कि बाला साहब ठाकरे के बाद की शिवसेना और बाला साहब के दौर की शिवसेना क्या बदली है? देखिए, बाला साहब से तब कभी ये तय नहीं हुआ था कि वो कहते थे कि जो जिसके ज्यादा आएंगे वो मुख्यमंत्री होगा।
इस बार शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री पद जाहिर कर दिया कि हमारा ही रहेगा। दूसरी बात, हम जब पहले लोकसभा लड़ रहे थे तो हम 2-3 सीटें शिवसेना लड़ रहे थे, बाकी सब हम लड़ रहे थे, पर बाद में हमने धीरे धीरे करके अनेक जगह शिवसेना को दे दी। इस बार हम सबको उम्मीद थी कि 59 सीटें ऐसी है, 59, जो आज तक शिवसेना हारी है, अनेक जगह डिपॉजिट भी जब्त हुआ है, उसमें से भी कोई 10-12 सीटें अगर हमको देते, 118 + 12 130 भी मिलते। आपकी भी 22-23 सीटें ऐसी है। हाँ, तो हम एक्सचेंज करने के लिए भी तैयार थे और 130 सीटें हमको मिलनी चाहिए, ऐसा एक हमारे मन में था। और दिल्ली में हम सब लोग मान रहे थे कि 130 सीट पर हो जाएगा, और उन्होंने एक बात पक्की ठान ली थी कि 151 के नीचे जाएंगे नहीं, और मुख्यमंत्री पद जाहिर कर दिया। हमने कोशिश करते रहे पर नहीं हो पाया। अड़ा कौन? अब जो भी बात है, नहीं हो पाया, ये सच्चाई है। फिर भी शिवसेना के बारे में हमारे मन में सद्भाव है। हम कांग्रेस और एनसीपी को अपना विरोधक मानते हैं, उनको हराना। शिवसेना का अखबार है सामना, बैनर हेडलाइन लिखता है, दिल्ली आप संभालिए, महाराष्ट्र हमें दे दीजिए। देखिए, कभी कभी बहुत बार सामना की बैनर लाइन ने ही दिल्ली के अनेक नेताओं को नाराज किया है। अब मुझे बताइए कि अगर मेजोरिटी बनती तो वो संभाले, हम दोनों मिलकर संभालें। और ये इस प्रकार की बैनर बहुत से अनेक बार जो सामना में लिखा जाता था, उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बड़ा दुख और दर्द होता था। मैं बाला साहब से तब भी उनको कहता था, पर बाला साहब का दिल बड़ा रहता था, हम उनकी बात सुन लेते थे। उद्धव जी को भी मैंने अनेक बार कहा कि कभी कभी हमको लगता है कि ये जो बातें लिखी जाती है, इससे काफी लोगों को बड़ा दुख होता है। खैर, अब बात तो खत्म हो गई है। एडिटर उद्धव ठाकरे ही हैं। एडिटर उसके उद्धव ठाकरे ही हैं, पार्टी का। वो लिखते ऐसा नहीं है, वो ये तो कहना उचित नहीं होगा, उनके ऊपर अन्याय होगा। पर वो जब नाम उनका आता है तो जो लिखा जाता है वो उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना की बातें ये करके ही बाहर होता है। आपने शुरुआत में कहा 26-27% आप देख रहे हैं वोट बीजेपी के अनुकूल आप देख रहे हैं। यहां पर जिस तरीके से बीजेपी सियासत कर रही है इन दिनों में, एक ही आपके पास चेहरा है, वो है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। चेहरा लोकप्रिय है, कोई इसमें तर्क नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन एक दूसरा सच यह भी है, जिसका जिक्र शिवसेना ने किया, शरद पवार ने किया, कांग्रेस ने भी किया, वो है बाई इलेक्शन की हैट्रिक हार। चिंता होती है? देखिए, जनरली बाई इलेक्शन में रूलिंग पार्टी के खिलाफ वर्डिक्ट जाता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जो वर्डिक्ट गया है हमारे खिलाफ, उसका कारण बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में नहीं थी। फिर भी मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से हमको जो अपेक्षानुरूप रिजल्ट बाई इलेक्शन में नहीं मिले, पर महाराष्ट्र के राजनीति में आपको बता रहा हूं, आप भी विदर्भ में घूम ही रहे हो, आपको भी पता चलेगा, हमारा भी एक ग्रास रूट पर काम है। और मैं आपको बताता हूं, इस समय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और 5 पार्टियों में जो लड़ाई हो रही है, उसमें से 26-27 तक आसानी से जाने में सबसे ज्यादा अवसर बीजेपी को है, क्योंकि देश में हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उनकी आज प्रतिमा, उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर है, और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा लेकर और हमारा जो पुराना काम है उसका उपयोग करके हम नंबर 1 पर पूरी मेजॉरिटी लेंगे और हमारी सरकार आएगी, और हमारे ताकत के बदौलत हमारी सरकार हम बना पाएंगे, ये मुझे बिल्कुल आत्मविश्वास से लगता है। आप खुद नागपुर से चुनाव लड़ाई जीते, नरेंद्र मोदी जी यहां नहीं आए थे चुनाव प्रचार करने, नागपुर में उनकी सभा नहीं हुई। नहीं, ऐसा है कि वो एक हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाते हर लोकसभा में उनकी सभा होना भी मुश्किल था, और इसलिए वो 1-2 सभाएं उन्होंने इधर चंद्रपुर में दी थी और वर्धा में सभा दी थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। पर इस समय वो नरेंद्र भाई की सभाएं बहुत होगी, और आज ही सुबह मेरी उनसे बातचीत हुई और मैंने उनको कहा कि इस समय आपकी लोकप्रियता ऐसी है कि आप जहां जहां जाओगे वहां फायदा होगा, और इसलिए नरेंद्र भाई का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की कोशिश हमारी पार्टी निश्चित रूप से। नहीं, नीतीश जी, आपका महत्व महाराष्ट्र की राजनीति में समझिए, आपके संबंध राज ठाकरे से, राज ठाकरे आपके इशारे पर अपने कैंडिडेट्स को बैठा देते हैं लोकसभा में, आपके अच्छे संबंध शरद पवार जी से। जो राजनीति चौराहे पर खड़ी है, जहां से हमने बात शुरू की, एक आप ही शख्स हो ऐसे जो साध सकते हो, आपको इनकार है इससे? देखिए, एक बात आपको बताता हूं, मैं राजनीतिज्ञ कम हूं और एक अच्छा इंसान जाना हूं। जो मुझे नजदीक से जानते हो, मुझे पहचानते हैं। मैंने अपने संबंध राजनीतिक मतलब के लिए किसी नेताओं के साथ नहीं रखे।
और जिनके साथ मेरे संबंध है वो मैं निभाते रहता हूँ। न राज ठाकरे मेरी सलाह पर चलते, न शरद पवार मेरी सलाह पर चलते, न नारायण राणे मेरी सलाह पर चलते। उद्धव ठाकरे भी मेरे मित्र हैं और मैंने दोस्ती निभाई है, दोस्ती निभाता हूँ। और दमंगति से मैं कभी चिंता नहीं करता कौन किस पार्टी में है। राजनीति अलग है, व्यक्तिगत रिलेशनशिप अलग है, और मैंने ये संबंध रखा है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि राज ठाकरे मेरे कारण कोई राजनीतिक निर्णय करते। वो एक स्वतंत्र पार्टी के स्वतंत्र नेता है, उनका अधिकार है, और मैं कभी उससे दोहराता भी नहीं। इस अच्छे इंसान की जरूरत अगर चुनाव के बाद पड़ेगी तो ये अच्छा इंसान मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समय मैं पूरी ताकत लगाकर ऐसी स्थिति में पार्टी आएगी कि पार्टी चाहे उसके नेता बना सके और वो मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी जीतेगी, हमारी सरकार आएगी। दिल्ली की सरकार का काम का असर बढ़ता है महाराष्ट्र में, तो ये भी मतलब है कि अगर दिल्ली सरकार कहीं पर जिन सवालों को लोकसभा चुनाव के दौरान उठाकर वोट समेट कर ले गई, अगर वो काम नहीं हो पाएंगे तो उसका भी असर पड़ेगा इन चुनाव पर। नहीं, जहां तक तो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। देखो, एक समय इन्फ्लेशन का रेट 8.86 तक गया था, अब 4.84 पे आया है। कहीं ना आलू कैसे है पता है ना? हाँ? आलू की कीमत दिल्ली में अभी भी 40 रुपए है। देखो, आलू और प्याज का संबंध इकोनॉमी से नहीं, आप इन्फ्लेशन बोल के आपको लगता है मिडिल क्लास को आप बांध सकते हो? देखिए, आज तो ये ग्राउंड रियलिटी है कि 4.84 तक रेट आया है। नासिक के किसान परेशान है जो प्याज उगाता है। नहीं, बिल्कुल परेशान है। मैं नासिक गया था, सटाना गया था। सब खुश हैं? बिल्कुल। हमने कहा कि आप पूरा, शरद पवार कृषि मंत्री थे जब वो नीति थी, वही नीति हमने फिर से लाई है और आप आपका प्याज एक्सपोर्ट कर सकते हो। कोई किसान नाराज नहीं। कपास उगाने वाला किसान परेशान है? देखिए, उसका संबंध जो है, किसानों की जो हालत है, वो पिछले अनेक दिनों से कांग्रेस ने जो नीति अपनाई है उसके कारण किसानों की हालत बहुत खराब हुई है। चाहे हमारे विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, ये यूपीए की विशेषता रही। पर नरेंद्र मोदी जी आने के बाद देखो काफी बदल हुआ है। अब लोगों में आत्मविश्वास जगा है। आपको नहीं लगता अमेरिका में जाकर जिस प्रकार से अमेरिकन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया, क्या हिंदुस्तान के इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री का इतना जोरदार स्वागत कभी हुआ है? आपका विकल्प दिल्ली में कोई नहीं है या आपका विकल्प महाराष्ट्र में कोई है? देखो, पहली बात, आप मेरे ऊपर क्यों जा रहे हैं? हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को जितनी करीब से आपने देखा है, गठबंधन के शुरुआती दौर से जो आपने साधा है, पहली सरकार में जो आपने काम किया है, और आज की तारीख में उद्धव ठाकरे इसीलिए कहते हैं क्योंकि बीजेपी के भीतर का कोई चेहरा उभर के ही नहीं आया। कोई चेहरा हो तब ना उद्धव ठाकरे कहते कि हम सीएम नहीं बनेंगे। आप खड़े हो जाते तो उद्धव ठाकरे बोलने की हिम्मत नहीं होती। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी हूं और कार्यकर्ता भी हूं, और जो काम पार्टी ने मुझे दिया वो करते आया हूं, और इसलिए कभी भी मैंने पार्टी ने दिए हुए काम को नकारा नहीं है। पर आज मैं आपको कहता हूं कि महाराष्ट्र में पार्टी में मेरे बाद अच्छे चेहरे हैं जिनमें कार्य करने की ताकत है, कर्तृत्ववान है, अध्ययनशील है और विकास की दृष्टि रखने वाले हैं, और उनके पीछे हमारी ताकत खड़ी रहेगी, नरेंद्र भाई की ताकत खड़ी रहेगी, मेरी ताकत खड़ी रहेगी। हम उनके साथ खड़े रहेंगे और वो अच्छा काम कर सकेंगे। हमारी पार्टी ये पिता पुत्र की और माँ बेटों की पार्टी नहीं है। एक आखिरी सवाल, और हमें लगता है ये सच बताना चाहिए, दर्शक अब आपकी आंखों में देख रहे हैं। नागपुर, मुंबई या दिल्ली, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? नागपुर। काम करने के लिहाज से दिल्ली या मुंबई? अभी तो दिल्ली है। निर्णय लेने की स्थिति में दिल्ली या मुंबई? दिल्ली है। मुंबई के जरिए महाराष्ट्र को संवारने की स्थिति में नितिन गडकरी जी कभी नहीं आएंगे? मैं तो आना